Good morning, students. I am Rajni, science teacher in DAV Police Public School, Kathal. We are continuing with the chapter 10, soil. As you have already studied in class 6th, worming compositing, the process by which earthworm make compost. Earthworm is helpful in making compost with the waste material. So, this process is very useful in our crop cultivation because the earthworm is regarded as the natural plough man. Ploughing is the method ploughing is the method in which we make the soil porous so that the roots is fixes in the soil perfectly. So here the earthworm helpful to the farmer in ploughing the soil, and it is known as natural ploughman. The earthworm is known as natural ploughman, and it plough the soil and helpful in making compost. Therefore it is known as the worming compositing. बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सॉइल एज अ रिसोर्स. सॉइल जो है वो एक रिसोर्स की फॉर्म में यूज़ होता है. अब सॉइल रिसोर्स कैसे है? रिसोर्स होता है जो हमें सोर्स प्रदान करता है. तो सॉइल कैसे हमें सोर्स देती है? सॉइल जो है उसके ऊपर प्लांट्स उगते हैं. प्लांट्स जो हैं, क्रॉप्स, प्लांट्स, ये जो हैं ये हमारे लिए रिसोर्स देते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, फूड मटेरियल. ऑल द फूड मटेरियल इट कम्स फ्रॉम द सॉइल. प्लांट्स और इन अदर फॉर्म फ्रॉम द सॉइल. तो सॉइल जो है ये हमारे लिए एक रिसोर्स का काम करती है. सॉइल जो है ये प्रिवेंट करती है फ्लड और ड्रॉट को. ड्रॉट यानी कि भुखमरी, जैसे कि अभी हमने बात की कि फूड देती है तो ड्रॉट को प्रिवेंट करती है और फ्लड को प्रिवेंट करती है. फ्लड यानी कि ज़्यादा बाढ़ आना जो है उसको प्रिवेंट करती है, क्योंकि मैक्सिमम वाटर जो है वो रेनफॉल का एब्जॉर्ब हो जाता है सॉइल में, तो जिससे कि फ्लड जो है वो प्रिवेंट हो जाती है. इसके अलावा सॉइल जो है वो एक अर्थ शेल्टरिंग का भी काम करती है. अर्थ शेल्टरिंग का काम कैसे करती है? आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनते हुए देखा होगा. जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं तो नीचे उनके नींव डाली जाती है जिसको हम अर्थ के मतलब सॉइल के अंदर नीचे तक वॉल क्रिएट कर देते हैं. वॉल क्रिएट करके उसके ऊपर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर रखते हैं. तो इस तरह से सॉइल जो है वो शेल्टरिंग का काम करती है. वो सिर्फ हमारे लिए ही शेल्टरिंग का काम नहीं करती, बहुत सारे और एनिमल्स के लिए भी अर्थ जो है वो शेल्टरिंग का काम करती है. सॉइल जो है ये बॉटम है फूड चेन की. फूड चेन आप सब जानते हैं फूड चेन क्या होती है. फूड चेन में सबसे हम जो नंबर 1 पे रखते हैं दे आर प्रोड्यूसर्स. और प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट जो है दे ग्रो इन द सॉइल. तो इसलिए ये हमारी फूड चेन का बॉटम है. मगर हम सॉइल जो है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, मगर वही सॉइल जो है वो अब पॉल्यूटेड हो रही है. और पॉल्यूटेड किससे हो रही है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ से. फार्मर जो हैं वो केमिकल्स का, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं. ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो हैं ये हमारे सॉइल को पॉल्यूटेड करते हैं. इसके अलावा जो है हमारे बहुत सारे एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो सॉइल को पॉल्यूटेड करते हैं, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें सॉइल पॉल्यूटेड होती है. ह्यूमन एक्टिविटीज़, डेली बेसिस जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है वो सारा सॉइल के अंदर ऐड होता है और जो सॉइल को पॉल्यूटेड करता है. सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? सॉइल के अंदर टॉक्सिक कंपाउंड्स का, टॉक्सिक केमिकल रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का ऐड होना जो है दैट इज़ कॉल्ड सॉइल पॉल्यूशन. So soil pollution is caused by the factor like chemical, pesticides, excessive use of the fertilizer, percolation of contaminated water. Contaminated यानी कि गंदा पानी जो है वो पानी के अंदर जब लैंड पे इकट्ठा हो जाता है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड सॉइल पॉल्यूशन. इसके अलावा लीचिंग ऑफ ऑयल, वेस्ट मटेरियल, लैंडफिल्स, दे इन द लैंड फ्रॉम द लैंडफिल्स दे आर आल्सो कॉल्ड द सॉइल पॉल्यूशन. तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये हमारे सॉइल पॉल्यूशन को अफेक्ट करती हैं. The next thing is soil and crop. Soil and crop. Soil and crop का आपस में बहुत बड़ा रिलेशनशिप है. Soil and crop जो है वो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है.
आप सबको पता है कि हर एक प्लांट के लिए अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं। हर एक प्लांट जो है वो अपनी अपनी अकॉर्डिंगली अपनी अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ग्रो करते हैं। जैसे कि आप पहले पढ़ते हो कुछ प्लांट्स जो हैं विंटर में ग्रो करते हैं, कुछ समर में ग्रो करते हैं। तो हर एक प्लांट को ग्रो करने के लिए अलग अलग कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली हर एक प्लांट को ग्रो करने के लिए अलग अलग सॉइल की भी नीड होती है। टाइप्स ऑफ सॉइल हम पहले पढ़ चुके हैं। सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इन सब की आप क्वालिटीज़ भी पढ़ चुके हो। सैंडी सॉइल जो है उसके अंदर इनफिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होता है। क्लेई सॉइल के अंदर परकोलेशन रेट ज़्यादा होता है। लोमी सॉइल जो है वो बेटर होती है फॉर द फील्ड्स। तो इस तरह से हर एक सॉइल जो है वो अलग अलग क्रॉप के लिए नीडेड होती है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं द टाइप ऑफ द क्रॉप दैट मे बी ग्रोन इन अ पर्टिकुलर फील्ड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल, the soil component, humus content and the climate factor in that region. Cereal crops like wheat, legumes, gram grow well in the clay soil and loamy soil. Soil have good water retaining capacity, जिनके अंदर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, रिटेन का मतलब होता है ठहरना, जिसमें पानी ज़्यादा ठहरता है, उस वाली सॉइल में हम पैडी को ग्रो करते हैं। पैडी यानी कि राइस जो है वो ज़्यादा पानी में ग्रो होता है, तो उसके अंदर एबल टू रिटेन वाटर, उस सॉइल के अंदर वाटर जो है वो ज़्यादा रिटेन होता है। सिमिलरली हमें अगर पल्सेस ग्रो करनी है तो हमें लोमी सॉइल की ज़रूरत होती है। लोमी सॉइल के अंदर पल्सेस जो है वो ग्रो होती हैं। कॉटन जो है वो ऐसी सॉइल में ग्रो होती है जिसमें वाटर ड्रेन इजीली हो। तो कॉटन के लिए हम कैसी सॉइल लेंगे? सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के अंदर वाटर जो है वो इजीली ड्रेन हो जाता है। सिमिलरली हमें कोकोनट के लिए भी सैंडी सॉइल की नीड होती है। तो इस तरह से जो सॉइल है वो क्रॉप के साथ इंटर रिलेटेड है, यानी कि अगर हमने क्रॉप ग्रो करनी है तो हमें अलग अलग तरह की सॉइल चाहिए। जैसे कि कंडीशंस अलग अलग चाहिए, वैसे ही हमें सॉइल भी अलग अलग चाहिए। तो दिस इज़ अबाउट सॉइल एंड क्रॉप। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन यानी इरोज हो जाना। इरोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल जो है वो रिमूव हो जाती है, दिस इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। अब टॉप सॉइल जो है वो रिमूव हो जाती है नेचुरल फैक्टर्स से, जैसे कि विंड, फ्लड, विंड, वाटर, एयर, इन सब से टॉप सॉइल जो है वो रिमूव हो जाती है, दिस इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो ये वाला जो मेथड है सॉइल इरोजन का, जो कि नेचुरल होता है, ये अपने आप ठीक भी हो जाता है। जब वो विंड से एक जगह से इरोज होती है तो दूसरी जगह पे जाके इकट्ठी भी हो जाती है। सिमिलरली वाटर से, अगर हमने वेदरिंग प्रोसेस में पढ़ा था कि बनती भी सॉइल ऐसे ही है वेदरिंग प्रोसेस से, यानी कि ब्रेक डाउन होती है बाय वाटर, बाय एयर, बाय केमिकल, तो दूसरी जगह पे वो जाके अपने आप न्यू सॉइल को फॉर्म कर देती है। मगर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से सॉइल इरोजन होता है या सॉइल जो है वो लूज़ होती है मोस्ट, उसको बैलेंस करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। फॉरेस्ट में तो वेजिटेशन जो है सॉइल की, यानी कि ग्रोथ जो होती है, प्लांट ग्रोथ जो होती है, उसको हम वेजिटेशन बोलते हैं, वो अपने आप बैलेंस कर लेती है जो रेनफॉल है। मगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जब हमारा सॉइल इरोजन होता है तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर जो है वो हमारा कम होने लग जाता है। तो अब हमारा सॉइल इरोजन जो है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से। डिफॉरेस्टेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे काटना। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे काटेंगे तो उससे क्या इफ़ेक्ट होगा? अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे काटेंगे तो रूट्स भी नहीं रहेंगी अर्थ के अंदर। अगर प्लांट नहीं होगा तो रूट्स नहीं रहेंगी, और रूट्स जो है वो आपको पता है क्या फंक्शन करती है? रूट्स जो है वो सॉइल को बाइंड करती है, यानी कि सॉइल को पकड़ के रखती है। आप कहीं पर पानी डाल के देखो मिट्टी में, एक जगह पे जहाँ पे प्लांट उगा हुआ है और एक जगह पे जहाँ पे प्लांट नहीं उगा हुआ है, तो जहाँ पे प्लांट उगा हुआ है आप वहाँ पे पानी डालोगे तो सॉइल नहीं बहेगी, साथ में फ्लो नहीं करेगी। मगर जहाँ पर प्लांट नहीं है वहाँ पे आप पानी डालोगे तो सॉइल जो है वो फ्लो करने लग जाएगी पानी के साथ। तो जो हमारे प्लांट्स हैं वो बहुत हेल्प करते हैं सॉइल को प्रोटेक्ट करने में। तो डिफॉरेस्टेशन यानी कि प्लांट को अगर हम हटा देंगे, डिफॉरेस्ट कर देंगे, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए भी डिफॉरेस्टेशन होता है, हाईवेज़ को बनाने के लिए, या ओवरग्रेजिंग से, यानी कि ओवरग्रेजिंग का मतलब है कि ज़्यादा प्लांट का यूज़ कर रहे हैं फॉर ग्रेजिंग द एनिमल। ग्रेजिंग एनिमल आपको पता है कौन से होते हैं? जैसे कि काऊ, बफेलो, ये सारे ग्रेजिंग एनिमल है जो घास खाते हैं।
जब ये ज़्यादा घास खा लेंगे तो जो हमारी सॉइल है उसके ऊपर प्लांट नहीं होंगे, तो हमारी जो सॉइल है उसके ऊपर प्लांट नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन होगा। तो सॉइल इरोजन जो है ये हार्मफुल है, इससे हम अपनी जो वेजिटेशंस हैं उसको प्रॉपरली नहीं ग्रो कर पाएंगे अगर इरोजन होगा। तो हम इस सॉइल इरोजन को यानी कि रिमूवल ऑफ द सॉइल, इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एक्सटेंसिव एफॉरेस्टेशन प्रैक्टिस। हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाएं। मैंने अभी आपको बताया था पौधे उगाने से हम सॉइल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द सेकेंड इज़ अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर यूज़ ऑफ लैंड। ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग नहीं होने देना हमने और ज़्यादा लैंड का यूज़ नहीं होने देना। तो इस तरीके से हम अपनी सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इरोजन। आपको पता है सॉइल जो है वो हमारे लिए कितनी प्रीशियस है, अभी हमने पढ़ा है सॉइल के बारे में। तो इसलिए इसका डिस्ट्रक्शन या फिर मिसयूज़ जो है इस नेचुरल रिसोर्स को, उसको हमें मिसयूज़ से अवॉइड करना चाहिए। तो दिस इज़ द completion of the chapter. There are the keywords. I hope you are learning the keywords as well as writing the part D and E of all the chapter. I will send the part D and E. Thank you.